तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं जियां के अंकल यू को बता रहा था कि चाहे उसका प्लान एकदम परफेक्ट था पर उसके सभी दुश्मन बेवकूफ थोड़ी न थे। और चेंग लिंग यू और ली चियान ने तो पक्का उसका थोड़ा बहुत प्लान तो समझ लिया था, पर उन बाकी दो नमूनों के उसके साइड हो जाने की वजह से वो भी उसके प्लान के खिलाफ नहीं जा पाए। और गलतियां तो महान पुराने एम्पायर्स भी करते थे, तो ये तो फिर भी बस आम से नमूने थे। और अंकल ये थोड़ा थोड़ा इस बात का मतलब समझते हैं। जियांगी से पूछते हैं कि आखिर जियांगी ने इस वेदर में उन लोगों को बर्फ में प्लांट उगाने के लिए क्यों कहा था, जिस बात पर वो बताता है कि ये बस उसकी एक स्ट्रेटेजी थी जिससे उन लोगों की ताकत बहुत ही जल्दी खत्म होगी और उनकी ताकत खत्म होने के बाद बिना खाना खाए उनमें लड़ने की कोई ताकत नहीं होगी और फिर वो लोग उन पर हमला कर सकते थे। और अंकल यू भी जियांगी को बताते हैं कि ये प्लानिंग का काम सिर्फ जियांगी ही जानता था, तो वो वही करेंगे जो भी जियांगी उन्हें बताएगा। और जियांगी अंकल यू को बताता है जो भी आज उसे कहा था किसी को भी ना बताने को और बस प्लान के हिसाब से सब कुछ देखते रहने को। और जियांगी इस बात को भी जानता था कि उनके लिए खतरनाक बाहर के दुश्मन ही नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा बिल्डिंग पर पहले से मौजूद उसके खुद के बंदे थे जो मौका देखकर उसे कभी भी धोखा दे सकते थे। और फिर जियांगी अपने कमरे में आकर पाता है जो केयर का जो कि किसी तरह की एक्सरसाइज कर रही थी और जियांगी को वापस देखकर वो भी उसका स्वागत करती है और फिर उसके साथ चिपकते हुए उसके गले लगकर वो उससे पूछ रही थी कि आखिर उनका समझौता कैसे गया था, जिस पर जियांगी भी उसे अपनी गोद पर उठाता हुआ उसे बताने लगता है कि आने वाले दिनों में वो क्या क्या करने वाले हैं और उनका प्लान कैसे आगे बढ़ेगा। और फिर उसे बेड पे लटाकर वो जो को बताता है कि वो इन दिनों में सिर्फ घर में रहेगी और यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगी और जब उसका काम पूरा हो जाएगा ये सारी की सारी मुश्किलें खुद ही खत्म हो जाएंगी। और फिर प्यार से उसे छूता हुआ वो दोनों ही इस रात को रंगीन करते हैं। और अगले दिन यहाँ पर बिल्डिंग्स के बाहर हम देख ही पाते हैं कि काफी लोग काम करने के लिए बाहर आ रखे थे और सभी बिल्डिंग के हेड्स ने अपने लोगों को कहा था कि जितना वो लोग काम करने वाले थे उतना खाना उनको मिलेगा। इसीलिए वो सभी काम करने के लिए खुश थे क्योंकि अब उन्हें पक्का लग रहा था कि उनका भविष्य पहले से बेहतर हो जाएगा। और सभी अपना फावड़ा पकड़े हुए खुदाई शुरू कर देते हैं और तभी चलता हुआ वहाँ पर जियांगी भी आ जाता है, जिसे वही दो सीक्रेट वाले नमूने देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या जियांगी सप्लाई लेने जा रहा था और अगर जियांगी अकेला नहीं जाना चाहता था तो उन दोनों में से कोई भी एक बंदा उसके साथ चलने को रेडी था। पर जियांगी उसे बताता है अरे चिंता मत करो, मेरे पास 9 मोबाइल है जिससे मैं सामान आसानी से लेकर आ सकता हूँ, तो जब तक मैं ये काम कर रहा था तो बस मेरा वेट और काम करो। और एक बात वो यही बाकियों को भी बताता है बिल्कुल भी आलस न करने को और तेजी से काम बढ़ाने को, क्योंकि वापस आने के बाद वो सभी का प्रोग्रेस देखेगा और अगर किसी ने भी काम में आलस कर काम नहीं किया तो उसे खाना नहीं मिलेगा। और उसके वीजा पर जाने के बाद वो दोनों ही पीछे बातें कर रहे थे कि आखिर एक गाड़ी कहाँ पर वो छुपा के रखता है, क्योंकि पिछली बार भी जब उन्होंने वहाँ पर अपने आदमी भेजे थे वो उसकी इस गाड़ी को ढूंढ ही नहीं पाए थे। और फिर से एक दबी दुकान पर आकर जियांगी उसके नीचे आकर वहाँ पर इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है और दरअसल यहाँ पर वो खाना नहीं ढूंढ रहा था बल्कि किसी तरह का जहर ढूंढ रहा था। और वहाँ पर उसे एक बक्सा मिलता है जहाँ पर उसे एक तरह का जहर मिला था जिसके खाने में मिलाने में स्मेल भी काफी कम थी और उससे वो मरेंगे भी धीरे धीरे। एंड वहाँ पर वो इतनी सारी डब्बियां मौजूद थी जिससे वो कम से कम 300 लोगों का काम खराब कर सकता था और इस जहर को फैलने में 15 मिनट लगते थे। और फिर जियांगी को भी मौका देखकर बस सभी को मार देना था। और वहाँ से वापस आता हुआ भी वो सोच ही रहा था कि ये सभी काम कर रहे लोग पहले से ही बहुत ही थक गए होंगे, क्योंकि बिना खाए वगैरह इतनी देर काम करते वक्त उनके शरीर ने भी उनसे हार मान ली होगी। और जियांगी खुद से देखना चाहता था जब वो एक पूरा लंबा दिन काम करेंगे बिना खाने के और फिर उन्हें रात को भी कोई खाना नहीं मिलेगा तो वो सभी तो एकदम बावले हो जाएंगे। और यहाँ पर जियांगी अपने बिल्डिंग में ढेरों खाना लेकर आ जाता है और इतने सारे खाने को देखकर इस बार सभी हैरान थे। और जियांगी उन्हें बताता है कि इस बार वो सर्च करने के लिए काफी दूर गया था पर वहाँ से दूर खाना मिलना उतना ही मुश्किल था, पर इस बार के स्पेशल केस के लिए वो इतना रिस्क लेकर भी दूर चला ही गया। और इस बार इस बात से खुश होते बिल्डिंग के सभी बंदे भी बता रहे थे कि जियांगी को इतनी खतरनाक चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी वगैरह भी टूट गई तो उन सभी के लिए ही काम खराब हो जाएगा। इन सभी ने इस बार तो काफी समझदार वाली बातें की। क्या इन्हें डर लगता है कि मैंने मारना तो। और फिर खाना उनकी तरफ करता वो बताता है कि बिल्डिंग 1 से शुरू होकर हर एक बिल्डिंग को अपना खाना मिलेगा। और जियांगी सभी को एक और बात बताता है कि अब किसी को भी अपना खाना बचाने की जरूरत नहीं थी और मोटिवेट करता हुआ वो सभी को बता रहा था भले ही तुम लोगों के सामने मैं अपना हथियार नीचे नहीं कर सकता, पर ये बात तुम सभी ही जान लो कि मैं यकीन रखता हूँ कि आज से हमारा भविष्य पहले से बहुत बेहतर होने वाला है। और सभी इस बात से बहुत खुश थे कि आखिरकार वो इस नरक जिंदगी से बच पाएंगे। और फिर वो सभी को ही वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि उन सभी को कल फिर से काम शुरू जो करना था। और वो सभी भी बिना कुछ बोले वहाँ से रेस्ट करने को चल पड़ते हैं। और घर आने के बाद जो जियांगी को बताती है कि खाना वगैरह तो रेडी हो चुका था जिसे शावर लेने के बाद जियांगी खा सकता था। और जियांगी भी शावर लेता हुआ कुछ बातों के लिए खुश होता कह रहा था कि ये जगह तो अब ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, अब बस मुझे इन सभी को ही मारना है और फिर मैं यहाँ से जाने का तरीका ढूंढकर फिर से एक नई शुरुआत करूंगा।
और वांग जियांग का साथी अपनी बिल्डिंग का शेयर अपने साथ लेकर आता है और वांग जियांग फटाफट उसे खोलता है, पहले खाने के लिए नहीं बल्कि उसमें मौजूद सिगरेट की डब्बी पाने के लिए। और वो खुश हो जाता है इस बात से कि जियांग के अपने वादे से तो नहीं मुकरा था। और यहाँ उसके साथी उसे पूछ रहे थे कि क्या उन्हें भी एक एक सिगरेट मिल सकती थी, जिस पर वांग जियांग गुस्सा होता सोच रहा था कि वो खुद ही पूरे दिन में एक डब्बी चलाता था और अगर उसने इस डब्बी को बांट दिया तो आधे से ज्यादा सिगरेट तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। कि तभी वो अपने साथियों के डरावने एक्सप्रेशंस देखकर घबरा जाता है और इस डर में कि वो उसके खिलाफ ना हो जाए वो उन सभी को वो एक एक देने को मान जाता है, ये बताता हुआ कि उसकी काफी मेहनत लगी थी इसे पाने में, पर वो उन्हें सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि वो उनके भाई जैसे थे। पर ये ऑब्वियसली बस उसके बार बार का दिखावा था और फिर वो सभी को अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो मजे से खाना खा पाए। और ऑब्वियसली वांग जियांग ने अपनी बिल्डिंग के बाकी लोगों को भूखा ही छोड़ दिया था जिनको उसने नीचे काम करने को भेजा था, और खुद वो और उसके मेन बंदे जियांगी के आए गए खाने को बिना बांटे खा गए थे। और इस पर जियांगी ने उनके खाने में जहर नहीं डाला था क्योंकि पहले वो बिल्कुल सही खाना देखकर उनका यकीन जीतना चाहता था। और वांग जियांग तो मजे ले रहा था कि बिना काम करे उसे सिगरेट भी मिल रही थी और खाना भी। और यहाँ बिल्डिंग के बाकी लोग खुशियां मना रहे थे कि अब उन्हें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए कोई खाना ढूंढ कर लेकर आ रहा है और अब आखिरकार कोई भी तबाही नहीं होगी। और अगले दिन जब जियांगी की जाग खुलती है वो बाहर की बिल्डिंग से हो रहे शोर को सुन पा रहा था और लोग चिल्ला रहे थे कि उन्होंने काम किया था पर उन्हें फिर भी अपने हिस्सों का खाना नहीं मिला था और बाहर सभी लोग इस बात से पागल हो रहे थे। और फिर जियांगी चुपचाप आकर जोकर के पास बैठ जाता है जो खुद ही उससे पूछ रही थी कि बाहर इतना शोर क्यों आ रहा है, पर जियांगी बताता है कि वो इसका कारण नहीं जानता, बस उसे चुपचाप अपना खाना खाने को कहता है। और यहाँ अपनी बिल्डिंग के बाहर जियांगी पाता है कि उसकी खुद की बिल्डिंग के लोग भी काम कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली काम तो सबको करना पड़ेगा। और फिर बाहर अंकल यू के पास आकर वो उन्हें बताता है कि बिल्डिंग में ज्यादा खाना नहीं बचा है और इसलिए बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा तबाही मचने वाली है, तो अंकल यू को भी सावधान होकर रहना पड़ेगा, जो बात अंकल यू भी जानते थे। और फिर से अपनी स्नो मोबाइल पर बैठा हुआ जियांगी वहां से जाने लगता है और अगले दिन फिर से वो वैसे ही खाना लेकर आता है और लोग बारी बारी अपने हिस्से का लेते हुए जियांगी का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे थे। और जियांगी दूसरी बिल्डिंग के लोगों से पूछ रहा था कि खाने की क्वालिटी कैसी थी, जिस पर उसे जवाब मिला था कि उन्होंने इतने टाइम बाद भरपेट कर कोई स्वादिष्ट खाना खाया था, जिससे जियांगी समझ गया था कि कल रात का खाना इन्होंने बांटा नहीं था बल्कि मेन बंदे खुद खा गए थे कि इस बार का खाना दिया था। वो उन्हें सोच रहा था कि ये उन लोगों की आखिरी मील होने वाली थी। और अगले दिन बिल्कुल वैसे ही लोगों की लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थी, वो एक दूसरे को मार कर ऊपर से नीचे फेंक रहे थे और ऐसे ही धीरे धीरे कर सब लोग एक दूसरे को मारते जा रहे थे। और अंदर इस शोर को इग्नोर करने के लिए म्यूजिक लगाकर जियांगी अपनी बंदूकों को लोड कर रहा था और बाहर यहाँ पर मौतें अभी भी कंटिन्यू चल रही थी और यहाँ सब कुछ शांत था। जियांगी सोच रहा था मुझे तो कल का सच में बहुत ही ज्यादा इंतजार है कि आखिर मुझे क्या नया नजारा देखने को मिलने वाला है। एंड फिर अगले दिन जब वो अंकल यू और अपने बाकी साथी को लेकर बिल्डिंग से बाहर आता है तो अपने सामने देखने पर वो पता है कि ढेरों लोगों की लाशें वहाँ पर मौजूद थी और उनकी लाशों को देखता वक्त जियांगी सोच रहा था कि कई लोगों को धक्का दिया गया था पर ये सभी चकदम ही नहीं मरे थे, किसी की लातें टूट गई थी तो किसी का कुछ, और सभी पूरी रात दर्द में तड़पते ठंड से मारे गए थे और इतना सब कुछ एक ही रात में हो गया था। और अंकल ये पूछते हैं कि क्या सभी को आज भी काम करना पड़ेगा, जिस पर बेशक जियांगी हाँ करता बताता है अगर लोगों को भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए तो अपनी भूख बढ़ाने के लिए उन्हें काम भी करना पड़ेगा वरना वो भी भूख से तड़पते हैं बस इन लोगों जैसे मारे जाएंगे। और यहाँ उसकी बिल्डिंग के उसके साथी भी समझ गए थे कि जियांगी उन्हें क्या इशारा दे रहा था और इसलिए फटाफट अपना मुंह फेर है वहाँ से काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर अंकल यू जियांगी से पूछते हैं कि उनके सामने वाली बिल्डिंग से जहाँ पर कई लोग मारे गए थे वहाँ पर कोई भी बर्फ साफ करने बाहर नहीं आ रहा था, जिस पर जियांगी बताता है कि कल रात तो बस शुरुआत थी बल्कि इस फूड शेयरिंग इशू की वजह से धीरे धीरे कर सभी बिल्डिंग के लोग ऐसे लड़ने लगेंगे और फिर आम लोग भी बिल्डिंग के लीडर की बात नहीं मानेंगे। और जियांगी का यही तो प्लान था, लोगों को आपस में ही लड़वा कर मरवा देना। और फिर जियांगी स्नो मोबाइल से कहीं जाने लगता है और अंकल ये पूछते हैं तो अब उन्हें आगे क्या करना है, जिस पर वो बताता है कि बस उन्हें अब कुछ नहीं करना और ये एक दूसरे को ही मारते रहेंगे। और फिर बिल्डिंग लीडर्स के ग्रुप पर जियांगी मैसेज भेजता बताता है कि अगर उसे कल काम में कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला तो वो खाना और सीक्रेट दोनों ही देना बंद कर देगा। और इसलिए अगले दिन कई लोग काम करने आते हैं क्योंकि उन्हें खाना तो कुछ कर पाना ही था। और अंकल यू यहाँ पर जियांगी से पूछते हैं कि काम तो यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं जिनको खाना दिया भी नहीं जाता, तो आखिर ये उन कमीने अपने लीडर से क्यों नहीं लड़ते, जिस पर वो बताता है कि यह हरामी लोग अपने खाने का साधन बढ़ाने के लिए मरी गई लाशों का इस्तेमाल कर रहे थे। और तभी वहाँ पर जियांगी से बात करने के लिए चैन लेंगे आती है और उसे बताती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात करना चाहती थी कि ये जगह तो जल्दी बर्बाद होने वाली थी और यहाँ पर ज्यादा देर तक खाना लाने का भी फायदा नहीं रहेगा। एंड जियांगी भी इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझता था और वो पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है, जिस पर चैन लेंगे बताती है कि उसके पास एक साइंटिफिक तरीका था जिससे वो एक पूरी सिटी को मैनेज कर सकते थे और उसे धीरे धीरे कर बड़ा भी कर सकते थे। और इस दुनिया के अंत में हर जगह पर बस पागलपन फैल रहा था, पर उसके पास एक ऐसा प्लान था जिससे वो पुराने टाइम की तरह एक नया एम्पायर खड़ा कर सकते थे और जियांगी उन सब का राजा बन सकता था और चैन लेंग्यो उसकी राइट हैंड बन जाएगी और ये उसका जियांगी के लिए
ऑफर था और जियांगी उसे पकड़ता हुआ कहता है, क्या तुम सच में सीरियस हो? इतने टाइम से तुम सभी लोगों से झूठ कह रही हो, तुम अपने ही कॉर्पोरेशन के लोगों को धोखा दे रही हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूंगा, जबकि मुझे पता नहीं कि तुम मुझे धोखा कब दे दोगे। एक सांप सिर्फ एक बार ही नहीं डसता और तुम्हारा काम तो वैसे भी जल्द ही होने वाला है। और फिर उसे धकेल कर नीचे गिरा था। वो उसके ऑफर को रिजेक्ट करता वहां से जाने लगता है और चैन लिंग अभी भी बस भीख मांगते उसे अपने साथ रखने को कहती है। और आगे जाकर उसे ली जियान भी दिखता है जो कि अपनी बिल्डिंग के लोगों के साथ बर्फ को खोद रहा था। और जियांगी ली जियान के एक बात से बिल्कुल हैरान था कि उनकी बिल्डिंग का अभी तक कोई भी नहीं मरा था। और ली जियान भी जियांगी को देखता उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा था। और जियांगी एकदम उत्सुक होता उससे पूछता है कि आखिर ली जियान ने ऐसा कैसे किया, क्योंकि ली जियान को छोड़कर बाकी सभी यूनिट्स ने खाने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी। तो आखिर ऐसे इन्फॉर्मेशन को ली जियान कैसे छुपा पाया, जिस पर ली जियान उसे बताता है कि उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं छुपाया था और समझौते के दिन ही उसने सभी को जियांगी के साथ हुई गई बात बता दी थी। यानी एक हिसाब से ली जियान ने उसके सभी बंदों ने आपस में मिल बांट कर खाना खाया था। पर जियांगी के मानने से यह भी कोई समझदारी की बात नहीं थी, क्योंकि अंततः कम खाने की वजह से वो फिर भी मर जाएंगे। और ली जियान उससे मदद मांगता है पर जियांगी साफ साफ इनकार करता वहां से जाने लगता है। पर एक बात वो उसे बताता चाहता है, तुम बाकियों से ज्यादा काबिल हो। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ ऐसे लोग अपनी ओर इकट्ठा कर सकते हो जिनके बचने के ज्यादा चांसेस होंगे, पर तुम फिर भी घबरा रहे हो और डर रहे हो कि तुम सबको नहीं बचा सकते और यही तो तुम्हारा पाप होगा। और वो बताता है कि वो भी जानता था कि यह सच है, पर उसके पास कोई और चारा था ही कहाँ। और फिर जियांगी वहां से उन बाकी तो नमूनों के पास जाता है जो पूछते हैं कि जियांगी खाना लेने कब जाएगा, जिस पर जियांगी बताता है कि आज को स्पेशल डे है तो इसलिए वो उन दोनों को कुछ अच्छी शराब और खाना खिलाएगा। जिस पर बेशक वो दोनों भी बहुत ही खुश थे और जियांगी की हमेशा मदद करने के झूठे वादे कर रहे थे। और उनके गले लगता जियांगी भी चलता चलता कह रहा था, तुम दोनों तो मेरे भाइयों की तरह हो यार, अगर कुछ भी चाहिए तो बस मुझे बता देना और मैं तुम्हें वो जितनी जल्दी हो सके ला दूंगा। और उन दोनों खुश बेवकूफों को नहीं पता था कि जियांगी उनका कोई भाई नहीं, मौत का फरिश्ता बनने वाला था।